यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज में हम लोग जैक बोर्ड के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास के। हमने पिछले वीडियो में 30th नंबर तक को सॉल्व किया था। आप देख रहे हैं द क्यू इज पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये हमने सॉल्व कर लिया है। आइए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच इज एन एक्सटेंजिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा विस्तीर्ण गुण है। आप जानते हैं एक्सटेंजिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। एक्सटेंजिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो मात्रा पे निर्भर करता है, यानी अमाउंट पे। तो अगर इस पे आप देखें तो आपको दिखेगा कि कौन सा है ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम या आयतन जो है विस्तीर्ण गुण या फिर एक्सटेंजिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी जितने भी हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं इन्हें हम लोग इंटेंजिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इनके सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, तापमान, श्यानता, अपवर्तनांक। नेक्स्ट, A system which can exchange both energy and mass with the surrounding is called या is a system। वैसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, इसे कैसा निकाय कहते हैं। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है इसे हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम या फिर खुला निकाय जो दोनों का आदान प्रदान कर सकता हो। U प्लस पी वी बड़ा फेमस फॉर्मूला आपने याद भी किया है। H इक्वल होता है U प्लस पी वी। अब बस आपको बताना है कि H इंडिकेट किसे करता है। तो आप जानते हैं H इंडिकेट करता है एंथैल्पी को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर एंथैल्पी सी। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज हाईएस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, कितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी या डिसऑर्डर है, इसे ही हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा एंट्रोपी जो होती है वो गैसेस स्टेट की होती है। और आपके जानने के लिए एडिशनली सबसे कम क्रिस्टलीय रूप का जो एंट्रोपी होता है ये सबसे कम होता है। 36, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डैश देन बैकवर्ड रिएक्शन। यदि एक निकाय साम्यावस्था पर है तो अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग का क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम पे है, साम्यावस्था पे है, तो दोनों साइड की अभिक्रियाएं समान वेग से होती हैं। और समान वेग से होती हैं यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, इक्वल रेट। 37, BF3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू। किसके अनुसार BF3 एक अम्ल है। जनरल कंसेप्ट जानने के लिए आप जानते हैं आर्हेनियस का कहना है एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, और ये क्या है जलीय विलयन में, यहाँ तो H पॉजिटिव है नहीं। ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से H पॉजिटिव देता है, वो कोई भी मीडियम में दे सकता है। लुईस का कहना क्या है। लुईस का कहना है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। आइए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। BF3 बोरोन के आउटरमोस्ट सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में होता है कितना इलेक्ट्रॉन, तो 7। एक एक करके शेयर करेगा। अगर एक एक करके फ्लोरीन के साथ बोरोन शेयर भी कर ले तब भी इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और लुईस का कंसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू लुईस। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड कौन है, विच इज केपेबल ऑफ लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम हो। तो ये अभी भी एक जोड़ा ले सकता है, कारण है कि अभी 6 है, 2 और मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। इसके कारण ये किसका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है लुईस का। ऑप्शन नंबर बी, लुईस कंसेप्ट। नेक्स्ट, 38, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू। आपको बताना है अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस ओर शिफ्ट होगा। आप जानते हैं कि ये सारी बातें हमें बताई गई हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में। हिंदी में कहा जाता है जैसे ला सतालिये का नियम या सिद्धांत। ला सतालिये के सिद्धांत के हिसाब से अगर ये आपका
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये आपका बैक डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट को क्लियर रखेंगे। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो राइट कर रहे हैं तो टुवर्ड्स प्रोडक्ट और लेफ्ट कर रहे हैं तो टुवर्ड्स रिएक्टेंट। तो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये रिएक्शन बैक डायरेक्शन में होने लगती है, यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट, यानी कि लेफ्ट साइड। किस ओर? तो लेफ्ट साइड या बाईं ओर। 39 व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू। इस अभिक्रिया में उच्च दाब लगाने पर अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी? ध्यान से आप इसे याद रखेंगे ला सतालिया के सिद्धांत से, जो इंग्लिश है ली चैटलियन ना। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिस ओर गैस अणुओं की संख्या कम हो। क्लियर? अगर आप प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस ओर आपका गैस मॉलिक्यूल का नंबर आपका क्या है, कम है। तो ये जो रिएक्शन है ये किस ओर जाएगा, आप काउंट कर लें। इस साइड में एक एक 2 मॉलिक्यूल, इस साइड में भी 2 मॉलिक्यूल, दोनों साइड बराबर है, तो इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि यहाँ रिएक्शन किसी भी साइड नहीं जाएगी, तो नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन इसे आप याद रखेंगे, अगर दाब बढ़ाया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस ओर गैस अणु कम है। अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल मूव द रिएक्शन टू। अभिकर्मक की सांद्रता में कमी से अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होती है? ला सतालिया का जनरल रूल क्या कहता है? ला सतालिया का जनरल रूल कहता है कि अगर आप कोई भी परिवर्तन कीजिएगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगा जिससे कि वो परिवर्तन को कैंसिल कर दे। अगर आप रिएक्टेंट मिलाइएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आगे जाएगा ताकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े। उल्टा, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम कीजिएगा तो पीछे आएगा ताकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाए। मैं एक लाइन पे लिख देता हूं, यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम किया जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा। मतलब उल्टा भी याद रखेंगे, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे, और अगर घटाइएगा तो ये पीछे आएगा, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग कम कर रहे हैं, डिक्रीज। 40 द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, बड़ा आसान सा है, ऑक्सीडेशन। कोई एग्जाम्पल अगर लिखने को कहें तो आपको बताया जा सकता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर गया, तो इसी को कहिएगा कि ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री स्टेट? अगर कोई एलिमेंट किसी से बॉन्डेड नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक समझने के लिए। जैसे अगर कोई पूछे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर होता है 0। थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड कर लीजिए अपने में। अगर कहीं पे लिखा हुआ है KO2, तब में कहा जाता है कि पक्का है कि कैटायन वाले का पॉजिटिव होगा, एनायन वाले का नेगेटिव होगा। लेकिन किसी से अगर बॉन्डेड नहीं है तब फिर हम लोग कहते हैं क्या होता है, 0। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन का आपको पता है +1, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये याद रखना है, × 3, और सबको जोड़िएगा तो ये आता है 0। 1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0, सो x इक्वल कितना हो गया, x इक्वल +5। ऑप्शन नंबर बी। 44 द करेक्ट नेम ऑफ NO2 यूजिंग स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन यूज करके अगर इसका नाम लिखना है, देखिए नाम तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टोक नोटेशन में डाई ट्राई ऑक्साइड ये सब नहीं लिखते हैं, बस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ब्रैकेट में क्या कीजिएगा, कैटायन फॉर्मिंग वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है।
तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X, ऑक्सीजन का -2 2 बार और सबको ऐड कर दिया तो 0। X इक्वल आ गया कितना, X इक्वल आ गया +4 और +4 तो हम लोग बस रोमन में +4 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। 45 द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन का गुण जो इसे क्षारीय धातुओं से भिन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कहने जाएं, एक बार आप चेक कर लें, इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल है जबकि बाद बाकी मेटल है, तो ये करेक्ट होना चाहिए, तब भी बाकी को पढ़ लिया जाए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, आप जानते हैं सारे एल्कली मेटल भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाते हैं। इट्स एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ इसकी भी एफिनिटी है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ मिलकर HCl HBr बनाता है, तो सोडियम पोटेशियम भी मिलकर बनाता है। ये तो कॉमन हो गया, दोनों में रिसेम्बल है। इसका वैद्युत धनात्मक गुण, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाता है, H पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्या दोनों में अंतर है या क्या अलग दिखाता है, तो ये है हाइड्रोजन कहीं कहीं पे आपका नॉन मेटल गुण दिखाता है, जबकि वो तो सारे मेटल ही हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो कितनी है, इसे पता करने के लिए आप जानते हैं प्रोटियम होता है 1 ड्यूटेरियम होता है 1 2 और ट्राइटियम होता है 1 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A-Z। आप घटा कर देख लीजिए, 1 - 1 0, इस पे कितना आ रहा है 1 और इस पे आ रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर 0 1 2, ऑप्शन नंबर ए। 47 इन बोस प्रोसेस विच गैस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप जानते हैं वाटर गैस, वाटर गैस को ही सिन गैस, सिंथेसिस गैस ये सब भी कहा जाता है ना। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो वाटर गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एल्कली मेटल। इन लोग में से एल्कली मेटल कौन नहीं है, हमें याद करना होगा। एल्कली मेटल का जो आपका पूरा ग्रुप है इसे आप जरूर याद कर लीजिए, और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी। ऐसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे दिखा देता हूं। आप जानते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी ग्रुप 1 में जो नीचे सारे हैं इन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली मेटल में कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और फ्रांसियम है, सॉरी सीजियम और फ्रांसियम है। अब यहाँ जाकर देख लेते हैं कि इन लोगों में से कौन सा नहीं है, तो जिंक नहीं है, बाद बाकी सब तो हमें वहाँ मिला ही था। तो कौन आपका एल्कली मेटल नहीं है, तो जिंक नहीं है। विच एल्कली मेटल बिहेव डिफरेंट देन अदर्स। कौन सा एल्कली मेटल बाद बाकी से अलग बिहेव करता है, इसे आप जनरल तौर पर याद रखेंगे कि कोई भी ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है वो आपका क्या करता है, बाद बाकी से बिहेवियर अलग दिखाता है। कारण एक तो साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है, दूसरा है कि आपका क्या है स्टेट भी गैस मतलब क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपका बॉन्डेड रहता है। तो इसके कारण जो पहला होगा, अब पहला क्या अगर पीरियोडिक टेबल पे देखना हो, ऐसे आपको तो याद होगा कि पहला मेंबर हाइड्रोजन को छोड़ के पहला मेंबर लिथियम है, तो लिथियम रेस्ट से आपका क्या करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 द ओर CaSO4 2 डाइहाइड्रेटेड हैज द जनरल फॉर्मूला। अयस्क का सामान्य सूत्र क्या है, सभी जानते हैं, इसे जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। 51 सोडियम इम्पार्ट्स कलर टू बंसन बर्नर। सोडियम बंसन बर्नर को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो आप जानते हैं ये प्रोवाइड करता है येलो, या फिर आपने बुक में पढ़ा होगा गोल्डन येलो। द सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, ध्यान से, क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड के सामान्य सूत्र। आप जानते हैं जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं कि ये होता है O2 नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला जब लिखने जाया जाए,
ये +1 ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया MO2। सो द जनरल फार्मूला C, ऑप्शन नंबर C MO2। 53 द इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग पाउडर का घटक है तो आप जानते हैं बेकिंग पाउडर में क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमाइन इज, एमीन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। अब आगे से देखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है, तो एमाइन का क्या है NH2। द IPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, आइए इसका नाम लिखा जाए, यहीं पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH3 CO कीटोन CH, और ब्रैकेट पे अगर लिखा हो रहा है तो इसी कार्बन के 2 साइड पे लगाना है, आप ऊपर लगा लें नीचे लगा लें। आइए इसका नाम लिखा जाए। नाम लिखने का बेसिक रूल क्या है, एक तो लॉन्गेस्ट चेन लेना है स्ट्रेट, सेकेंड रूल कहता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो हम लोग नंबरिंग किस ओर से करेंगे, इस ओर से, कारण है कि इस ओर से फंक्शनल ग्रुप 2 पे आएगा जबकि इधर से तो ये 3 पे आएगा। ये 4 कार्बन्स का नाम हो गया ब्यूटेन, जिसके 2 पे ऑन लगा हुआ है यानी 2 ब्यूटेनोन, ये क्लियर। और 3 पे आप देख लीजिए बाहर एक CH3 यानी कि मिथाइल लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। द IPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, नियोपेंटेन कौन सा 5 कार्बन होने चाहिए ना, इसे कहते हैं हम लोग नियोपेंटेन। और अगर ये नियोपेंटेन है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आप देख लीजिए फिर से सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट, नंबरिंग कोई भी साइड से कर लीजिए। 3 कार्बन्स प्रोपेन, जिसके 2 पे डाइमिथाइल, तो नाम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। द रिएक्शन इज, आपको बताना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है तो आप देख कर बता सकते हैं कि इस पे हो क्या रहा है। आप ध्यान देंगे, अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ से COONA हट रहा है, आप जानते हैं COOH भी लगा दिया जाए तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप कहलाता है, तो कार्बोक्साइल पार्ट हट रहा है यानी कि ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, या हिंदी में वी कार्बोक्सिलीकरण, हटना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम रिएक्ट कराना है H2O से। H2O के 2 पार्ट हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और आप जानते हैं हम लोग का जब ये जाके रिएक्ट करेगा तो होता क्या है, एडिशन दिखाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में एक पार्ट दूसरे में दूसरा पार्ट लग जाएगा। तो पहले वाले में H लगा दिए तो CH3, और दूसरे वाले में OH लगा दिए तो CH2OH, यानी क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल, निम्नलिखित में से कौन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं, सभी ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसको कहा जाता है, किसे इलेक्ट्रॉन पसंद होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसे पसंद होगा, या जिसका आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग झट से बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, लेकिन थोड़ा समझ के लिए रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोफिल यानी इलेक्ट्रॉन किसे पसंद होगा, जो खुद में पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन पसंद होगा, क्लियर। और दूसरा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे अभी कहीं हमने जिक्र किया था लुईस एसिड, कहीं था लुईस एसिड, कहाँ गया, लुईस एसिड के हिसाब में भी आपको पता है, लुईस एसिड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे यहाँ एग्जांपल पे एक BF3 दिख रहा है, तो दोनों बातों को अगर मिलाकर याद रखा जाए, इलेक्ट्रोफिल जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोफिल हैं लुईस एसिड होते हैं, या जितने भी लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रोफिल होते हैं। तो हम लोग दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल याद करेंगे। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है BF3, ये आपका किस में काम आ जाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफिल है। वहाँ हमने NO2 पॉजिटिव को टिक किया तो वो भी आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो लुईस एसिड है। क्वेश्चन ये हो गया ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ओजोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। थर्ड, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। लास्ट, ओजोन इज प्रोड्यूस इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन पर यूवी विकिरणों के प्रभाव से निर्मित होता है। तो कौन सा गलत है, तो आपको पढ़ने पर पता चला कि इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्यों? कारण ये कहता है कि ओजोन आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि ओजोन भी एक बड़ा फैक्टर है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन, इन लोग में से कौन सा स्टेटमेंट एसिड रेन के लिए सही नहीं है। आइए पढ़ा जाए। इट इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड NO2 एंड CO2 विथ वाटर। आप जानते हैं SO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड, अगर ऑक्सीडाइज होकर रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये तो कारक है ही। NO2 भी वाटर में घुलता है तो नाइट्रिक एसिड, CO2 घुलता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये सारे एसिड रेन के तो कंस्टिट्यूएंट है, या तो इन्हीं से एसिड रेन होती है, तो ये तो सही बात है। सेकंड, कॉजेज नो डैमेज टू मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल, यह ताजमहल जैसे स्मारकों को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। आप जानते हैं एसिड रेन के कारण ही आपका क्या हो रहा है, तो आपका ताजमहल का जो मार्बल है ये पीला होता जा रहा है। जीके के लिए जाने रहिए, वहाँ कोई एक प्लांट था आगरा में, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था, जिसके कारण ये पीला हो रहा था, जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू प्लांट, सही बात है, ये पादपों के लिए हानिकारक है, और इसका pH 5.6 से कम होता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत बात है या कौन सा गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो ये बी कि ये ताजमहल को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से 30 तक बनाया था, सॉल्व किया था। आज में हम लोगों ने 31 से 60 तक हमने सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। आने वाले वीडियोज में और भी हम लोग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें।